ओके, तो हमारी आज की पहली कहानी निधि जी की तरफ से। तो लेट्स स्टार्ट प्लीज निधि जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी स्टोरी लेके आई हूँ। स्टोरी का जो मोटो है वो बहुत सिंपल सा है, सोच का फर्क। मैं आप लोगों को बताऊंगी एक सिंपल सा तरीका, एक सिंपल सा इंस्टेंट जो हम लोगों की लाइफ में कैसे चेंजेस लाता है या हमारा ध्यान अट्रैक्ट करता है। एक बार मैं रोज की तरह वॉक पे जा रही थी। वॉक पे गई मॉर्निंग में, अचानक बारिश होने लगी। बारिश हुई तो मैं भाग के एक शेड के नीचे चली गई। मैं जैसे ही शेड बारिश हुई तो मैंने कुछ ऐसा अम्ब्रेला या रेनकोट नहीं रखा था, तो मैंने अपने हेड को ऐसे कवर किया और मैं भाग के एक शेड दिखा उसके नीचे चली गई। अब जैसे मैं शेड ढूंढ रही थी बारिश से बचने के लिए, और लोग भी शेड ढूंढ रहे थे। वो भी उस बारिश के नीचे सिर पे हाथ रख के बिल्कुल भाग के चले आए। अब क्योंकि बारिश हो रही थी, बाहर कुछ करने को था नहीं, तो मैं अपना ध्यान लोगों की बातों पे लगा रही थी कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। और जैसा कि हमारे यहाँ बातें इतनी जोर से करते हैं कि अपने आप आजू बाजू वालों को सुनाई दे देती है। तो मेरे बाजू में दो लड़के खड़े थे, वो फ्रेंड्स थे। वो दोनों आपस में बोलने लगे, यार आज फिर ट्रैफिक जैम मिलेगा, इतनी बारिश हो गई, आज फिर चिकचिक रहेगा, कीचड़ रहेगा। उसी के बाद मैंने नोटिस किया, पीछे एक अंकल आंटी खड़े थे। अंकल आंटी को बोल रहे थे, देखा हो गई ना बारिश, मैंने तुझे कहा था अम्ब्रेला रख ले, पर तूने मेरी बात नहीं सुनी। अब आज मैं ऑफिस के लिए भी लेट हो जाऊंगा, खड़े रह गई बारिश में। मेरे कानों में सारों की बातें गूंज रही थी, एक एक करके मैं सुन रहा था। एक तो बहुत ही एडवांस लड़का आया, भाई उसका नोट भीग गया था एक्चुअली बारिश से। 50 का नोट था, ऊपर के जेब में रखा था, भीग गया था। तो वो बेचारा अपना नोट निकाल के ऐसे ऐसे हिला रहा था, हवा मार रहा था, फूंक मार रहा था ताकि उसका नोट सूख जाए। मैंने कहा यार सही है, लोग ये भी करते हैं। मैं इंजॉय भी कर रहा था उस पल को कि लोग क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि किसी का भी ध्यान उस बारिश पे नहीं था। लोगों का अपनी लाइफ पे ध्यान था, बारिश की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स पे ध्यान था। अचानक मेरा ध्यान सामने से आते हुए एक जेंट्स पे गया। वो आ रहे थे, उन्होंने भी अपना एक हाथ ऐसे सिर पे ढक रखा था बारिश से भीगे ना करके, और उनका दूसरा हाथ उनकी बेटी को थामे हुए था। छोटी सी बच्ची थी, 10-12 साल की, प्यारी सी, वो बिल्कुल भीगती हुई अपने पापा का हाथ पकड़े हुए चली आ रही थी। अब पापा का तो एक हाथ सिर पे ऐसे ढका हुआ था, दूसरा बच्ची का दूसरा हाथ, एक हाथ अपने पापा को पकड़े हुई थी बारिश के डर से, और दूसरा हाथ वो ऐसे रख के आ रही थी। मेरा ध्यान गया कि ये बच्ची बारिश से डरने की वजह उसको एंजॉय कर रही है, ऐसे पानी कलेक्ट कर रही थी, बारिश का आ रहा था और पीती जा रही थी। अपने पापा के साथ आते हुए मुझे लगा कि वो शायद शेड में ही आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा खिसक गया। मैंने सोचा अपने आजू बाजू की जगह दे देता हूँ, क्योंकि मेरे को वो बच्ची बड़ी प्यारी लग रही थी, उसकी हरकतें बड़ी क्यूट लग रही थी। मैंने कहा नहीं, मैं चाहती हूँ कि ये बच्ची मेरे बाजू में ही खड़ी हो। फिर मेरा ध्यान उस बच्ची पे गया। फिर मैंने नोटिस किया, ओ मेरे बाजू में एक नोट सुखाने की मशीन भी खड़ी है। मन तो हुआ इसे मेरे भी नोट दे दूं क्या, भाई मेरे भी नोट सुखाई दे, जब तू सुखा रहा है खुद के नोट तो। फिर मैंने उस बच्ची की तरफ ध्यान दिया। वो बच्ची बारिश से थोड़ी सी डरी हुई थी, फिर भी बच्चे तो बच्चे होते हैं, उसको चैन नहीं हो रहा था कि मैं अब सीधी खड़ी हो जाऊं। नहीं, वो अभी भी अपना एक हाथ शेड से बाहर निकाल रही, पानी कलेक्ट कर रही, कभी पी रही तो कभी अपने ऊपर डाल रही, चेहरे पे डाल रही। पापा तो अपने बिजी हो गए मोबाइल पे। फिर बच्ची ने खेलते खेलते अचानक अपने पापा से पूछा, पापा पापा ये बारिश रोज क्यों नहीं होती। पापा थे बिजी काम में, फोन पे। पापा ने बोला, हाँ हाँ होगी होगी, रोज होगी, तू चिंता मत कर। बच्ची सोचने लगी, हाँ ठीक है, पापा ने बोला है होगी। फिर वो बारिश के साथ खेलने लगी। खेलते खेलते उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, वो फिर पापा से बोलने लगी, पापा पापा ये बारिश रोज क्यों नहीं होती। अब पापा का ध्यान उसकी बात पे गया। पापा ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि इस बार पापा के पास जवाब नहीं था। पापा शांत हो गए। बट मेरी बात समझ में सब कुछ आ गया। मेरे दिमाग में उस बच्ची की बातों का भी जवाब आ गया और बाकी बातों का भी जवाब आ गया। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसा क्या सोच लिया भाई। सोचा,
मैंने नोटिस किया कि हमारी सोच में कितना बड़ा फर्क है। आप देखिए, बारिश सब पे एक जैसी होती है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, घर पे रहता हो या बाहर जंगल में रहता हो। जब बारिश होती है तो वो सब पे एक बराबर पानी गिराती है, किसी पे गर्म या किसी पे ठंडा नहीं गिराती है, सब पे सेम पानी गिरता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, कुछ नहीं है, अपने हाथ ऐसे रख के भाग जाते हैं उस बारिश से, और अपने दिमाग में 10 प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने लग जाते हैं। यार आज ऐसा होगा, कपड़े नहीं सूखे होंगे, बास आएगी, ट्रैफिक मिलेगा, मेरी मीटिंग्स नहीं हो पाएगी, या मोबाइल में नेटवर्क नहीं आएगा। लेकिन वो बच्ची इन सब चीजों से दूर उस बारिश को एंजॉय करने में लगी थी। जानते हैं ये बारिश कैसे होती है? बारिश एक एनर्जी है, जो एनर्जी हमें ऊपर वाले से मिलती है। आप उसे भगवान कह दे, आत्मा, परमात्मा, गॉड, अल्लाह, जो कह दे, ये वही हमें बारिश करता है। इंसान तो बारिश करता नहीं है। जब वो बारिश होती है तो वो सब पे बराबर होती है, मीन्स वो एनर्जी सब पे इक्वली गिरती है, इक्वली सब पे पड़ती है। फर्क क्या होता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस एनर्जी को ऐसे रख के उस पे भाग जाते हैं, वो एनर्जी उस पे गिरती है, हाथ से टकराती है और बह के बाहर चली जाती है। और कुछ लोग उसे ऐसे लेके एंजॉय करते हैं, खुद उसको पी भी लेते हैं और महसूस करके अंदर तक उतार लेते हैं। तो बस ऊपर वाला जब हम पे करता है ना कर्म, तो हम उसे एंजॉय नहीं करते हैं, हम उस चीज को फेस नहीं करते, हम बस उससे भागते हैं। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ऊपर वाला सबको सब चीज बराबर देता है। वो जब नॉलेज भी दे रहा होता है, कोई आपको नॉलेज दे रहा होता है, तो वो ये नहीं देखता कि आप कहाँ बैठे हो, आप स्टेज पे बैठे हो या जमीन पे भीड़ में खड़े हो। वो इक्वली सबको दे रहा होता है। बस हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से ले रहे होते हैं। हाथ को ढक के उसको बहा देते हैं या हाथ खोल के उसका स्वागत करते हैं। बस इतना सा फर्क है सोच का। तो अपनी सोच को खुला रखिए, अपने दोनों हाथों को ओपन रखिए, बंद मत रखिए कि वो टकरा के चला जाए। थैंक यू मैम। Wow, it's really very nice story. Thank you for sharing with us. थैंक यू। आपके लिए क्लैपिंग्स भी आ रहे हैं। तो चलिए, एक बहुत ही शानदार स्टोरी के साथ हमारे सेशन का शुरुआत हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे साथ आएंगे। इंडिया के बाद हम सीधे सीधे जंप करते हैं नेपाल की तरफ। तो चलते हैं अब गुड्डी जी के पास। गुड्डी जी, आप खुद को अनम्यूट कीजिएगा। यस, आपकी आवाज नहीं आ रही है शायद। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। Yes. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक छोटी सी स्टोरी मैं आज लेके आई हूँ, छोटी सी स्टोरी जो आप लोग को बहुत पसंद आएगी। एक बार एक गांव में एक छोटे से गांव में एक पेट्रोल पंप था। उस पे एक ब्लैक कलर की गाड़ी आती है, मर्सिडीज गाड़ी आके खड़ी होती है। तो उस पेट्रोल पंप पे वो पेट्रोल पंप पे तेल डालता है। तेल डालने वाला वो लड़का रहता है, वो उस गाड़ी को देखते रहता है। वो बहुत एक्साइटेड होके देखते रहता है। तो फिर वो गाड़ी के मालिक उतर के बोलता है, बेटा मेरे गाड़ी में 2000 का तेल डाल दो। तो फिर वो लड़का तेल डालते हुए देखते रहता है उस गाड़ी को। तो वो गाड़ी का ड्राइवर बोलता है कि बेटा तुम क्या सोच रहे हो? तो बोला मेरा ये गाड़ी ड्रीम है, और मैं सोचता हूँ ये गाड़ी में लूंगा, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और ये गाड़ी में लूंगा, बहुत मेहनत करूंगा।
तब वो गाड़ी के ड्राइवर सॉरी हाँ गाड़ी का मालिक वो बहुत सोच समझ करके उसको अपना विजिटिंग कार्ड देता है और बोलता है बेटा लो ये कार्ड लो और मेरे ऑफिस में आना, मैं तुम्हें बिजनेस सिखाऊंगा, हो सकता है तुम खूब मेहनत करो और तुम ये गाड़ी खरीद लो। तो बोला ठीक है, और वो गाड़ी के मालिक उसको वो देकर चले जाते हैं कार्ड को, वो विजिटिंग कार्ड। तो विजिटिंग कार्ड हाथ में लेकर वो सोचता है कि अरे ये क्या करेगा, ये क्या मेरे से काम कराएंगे, पता नहीं आजकल तो बहुत फ्रॉड काम होने लग गया है, क्या क्या काम करवाएंगे, छोड़ो चलो इसको मैं फेंक देता हूँ। और वो विजिटिंग कार्ड को उसमें डस्टबिन में डाल देता है और वो अपना भूल जाता है, वो कार्ड डाल के भूल जाता है और दूसरी गाड़ी में तेल डालते रहता है। इतने में ही और बस 3 वो चला जाता है। 3 साल के बाद फिर वही पेट्रोल पंप पे वही एक दूसरी गाड़ी आके खड़ी होती है तब फिर वो एक्साइटेड होके देखते रहता है गाड़ी को, अरे मैं तो अभी तक 3 साल हो गए, मैं तो गाड़ी खरीदा ही नहीं हूँ अभी तक, कैसे खरीदूंगा। तब वो गाड़ी का मालिक उतर के बोलता है बेटा 2 जगह तेल डाल दो मेरे गाड़ी में। फिर भी वो देखते रहता है। तब वो गाड़ी के मालिक बोलता है तुम जानते हो ये गाड़ी कौन सी गाड़ी है? बोला नहीं। तो तुमको पता है 3 साल पहले जो यहाँ ये गाड़ी आकर खड़ी हुई थी, तुमको ये कार्ड मिला था, विजिटिंग कार्ड। तुमने क्या सोच के डाला पता नहीं मेरे डस्टबिन में। मैंने वो डस्टबिन में से मैं उठा लिया था। मैं उस टाइम मैं रोड सफा कर रहा था। मैं बोला कि नहीं मैं ये विजिटिंग कार्ड लेके मैं जाऊंगा, नहीं जी मैं ये नहीं, यदि मैं नहीं लिया तो मैं जीवन में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तब वो बोला अच्छा, तब बोला पता नहीं तुम क्या सोचे और सोच के डाल दिए इसको डस्टबिन में। सॉरी। तब उसके बाद वो फिर बोला देख आज तुम वही हो और मैं यहाँ आ गया, मैं ये विजिटिंग कार्ड लेकर के मैं गया, मेरे को सर ने बिजनेस करना सिखाया, मैं उनका रूल फॉलो किया और आज मैं देखिए तो मैं कहाँ और तुम कहाँ। तो मेरे ये क्या समझ आता है अपने को कि जो आई भी अपॉर्चुनिटी को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, हमें करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं कि शायद क्या करेगा, पता क्या होगा तो मेरे को क्या कराया, तो मैं शायद बोल के हम लोग अपने गला घोट देते हैं और सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। हम लोग को बस वो क्या किया कि अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार के चला गया। यदि वही डस्टबिन से वो नहीं डालता और वो खुद करता तो आज वो कहाँ रहता। थैंक यू मैम। थैंक यू गुड्डी जी। बहुत ही ये एक लाइन सबने सुनी भी होगी, अपॉर्चुनिटीज आपका दरवाजा जरूर खटखटाती है, अगर आप समय पर नहीं खोलते हैं तो वो आपके सामने से निकल के चली जाती है। तो ये चली जाती है। हाँ, तो यही संदेश हम सभी को इस कहानी से जरूर मिलता है। और ये एक्चुअली सिर्फ ये कहानियां नहीं है, इस कहानियों के माध्यम से हमारी लाइफ के लिए ये संदेश है कि हम सबके साथ ऐसा कुछ ना कुछ लाइफ में जरूर होता है, हम उसको कैच करते हैं या फिर थ्रो कर देते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो थैंक यू गुड्डी जी, थैंक यू। तो चलिए अब नेपाल से वापस हम इंडिया की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट हमारे पार्टिसिपेंट हैं अब जी, अनम्यूट कीजिए आप खुद को। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, तो आई थिंक नाम बताने की जरूरत नहीं है,
नहीं है। वंदना जी फ्रॉम इंदौर। जी वंदना जी प्लीज आपकी स्टोरी। जी मैडम, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी, मतलब ज्यादा समय नहीं लूंगी, ऑलरेडी अपनी 2 स्टोरी हो चुकी है। बस बहुत कम समय में मैं कुछ छोटी सी एक चीज बताऊंगी कि कई बार अपन लोग अंदाजा लगा लेते हैं। कई बार हमारे लीडर्स भी बोलते हैं कि आप कभी भी जजमेंट मत करो कि कौन आपके बिजनेस में आएगा, कौन करेगा, कौन नहीं करेगा। तो वैसे ही उसी छोटी सी एक बोलना चाहिए एक शिक्षा के आधार पर मैंने कहीं से कंटेंट उठाया है कि एक कंपनी के बहुत बड़े सीईओ हैं। उनको अपने कंपनी में एक बहुत उच्च पद के लिए एक अधिकारी की जरूरत थी। तो उन्होंने अपने नीचे जितने भी बंदे थे उनको बोला कि आप लोग इंटरव्यू जो जिसका भी लेना है, आप इंटरव्यू अपने तरीके से लेकर के फाइनली मेरे पास भेजिएगा। अब अधिकारियों ने एक बंदे को इंटरव्यू लिया। उस बंदे ने अपने कला से, अपने टैलेंट से उस सारे प्रोसेस को फॉलो करते हुए वो अंत में सीईओ के पास आ गया। अब सीईओ ने उसे एक डिनर पे ले जाने के लिए ऑफर किया कि भाई हम आपका इंटरव्यू डिनर पे लेंगे। अब दोनों बैठते हैं डिनर पे। सबसे पहले जो सीईओ होते हैं उन्होंने सूप ऑर्डर किया। अब सूप के साथ में एक छोटी सी पुड़िया भी साथ में आई। अब सीईओ ने वो सब नोटिस कर रहे थे। अब यहीं पे एक लर्निंग है छोटी सी कि जो हम बोलते हैं ना बिना अंदाजा लगाए। अब उस बंदे ने जो किया उससे उसका पूरी मेहनत, उसका टैलेंट वहीं पर ही रह गया। उस पुड़िया को उसने बिना टेस्ट करे सूप में पूरा डाल दिया और जल्दी से सूप पी लिया। फिर जो भी उन लोगों का प्रोफेशनल मैटर था, जो भी उन लोगों को डिस्कस करना था, वो पूरी बातें उन्होंने डिस्कस करी और बस वो अपना सूप खत्म करके वहां से चला गया। जब सीईओ कंपनी में आए तो नेक्स्ट डे में सारे अधिकारियों ने बोले कि सर क्या हुआ, हमने वो बंदा भेजा था, हमने सारे इंटरव्यू ले लिए, तो आपने उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया? तो सीईओ ने बोला नहीं। तो सारे अधिकारी चौंक गए कि भाई इतना टैलेंटेड बंदा है ये, सर ने मना कैसे कर दिया? अब सीईओ ने बोला जो बंदा बिना टेस्ट किए ही पूरा नमक उसमें जो पुड़िया का डाल दिया, वो बिना टेस्ट करे उसमें नमक चाहिए था या नहीं चाहिए था, उसने बिना जजमेंट किए ही उस सूप को नमक डाल के पी गया। तो मैं इतनी बड़ी कंपनी के लिए उस बंदे को हेड के पोस्ट पे कैसे रख लूं? अब अगर वहां पर भी वो बिना डिसीजन के वो कंपनी चलाएगा तो आप लोग क्या समझते हो? बस यही पे वो फेल हो गया कि उसने बिना अंदाजा लगाए ही अपनी सारी क्वालिटी को वही फेल कर दी। तो हमको भी ये लर्निंग लेनी चाहिए कि हम भी कई बार ऐसे जजमेंट कर लेते हैं जो हम सोच नहीं सकते और कई बार वो जजमेंट हमारे फेल हो जाते हैं। तो बस मेरी छोटी सी स्टोरी यही थी। थैंक यू मैम, एंड ओवर टू। थैंक यू। कहानी भले ही छोटी सी है पर सीख बहुत अच्छी है हम सभी के लिए। और आप मैसेज भी आ रहा है, ट्रू विथ क्लैप्स, वेरी नाइस। तो एक्चुअली मैसेज भी इसका यही है कि बिना चीजों को जाने बूझे, और हमारे जो भी हमारे सीनियर्स होते हैं वो कई बार हमारे साथ क्या चीज कर रहे होते हैं, उसका रीजन क्या होता है वो हम नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए उनका अनुभव जो है वो बोलता है। वो अनुभव से आपको किस तरीके से वो परख लेंगे, हम वो नहीं समझ पाएंगे कि हम जो कर रहे हैं हमारी एक्टिविटी में उनके लिए क्या चीज छुपा हुआ है। तो हर जगह कुछ ना कुछ लेसन है, सीखने के लिए भी और सिखाने के लिए भी। सो थैंक यू वंस अगेन वंदना जी फॉर शेयरिंग विद अस अ ब्यूटीफुल स्टोरी। एंड अगेन हम मूव करेंगे नेपाल की तरफ। तो अब बारी है जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की, वो है, आई थिंक अब बताने की जरूरत नहीं है जी, आप खुद को अनम्यूट कीजिए। हमारे पास 10 मिनट बचा है। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग। इनके मैसेजेस हमेशा मुझे बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करते हैं। थैंक यू मैम। ओके हाँ ज्योति जी आपकी स्टोरी। जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी एक मूर्तिकार की। एक गांव में एक मूर्तिकार था। वो बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता था। उसकी मूर्तियों की दूर दूर तक प्रशंसा होती थी। सब जने उसकी मूर्तियों की को अप्रिशिएट करते थे। उसका काम वैसे ठीक ठाक ही चल रहा था।
उसका जीवन यापन भी इसी मूर्तियों को बेचकर ठीक ठाक से हो जाता था। पैसे इतने नहीं मिलते थे, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट था कि मेरा घर परिवार अच्छे से चल रहा है, मुझे इतना ही काफी है, मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए। और उसका एक बेटा भी था उस मूर्तिकार का। उसका बेटा बचपन से ही मूर्तियां बनाता था। वो अपने पिताजी को मूर्ति बनाता हुआ देखकर वो भी साथ साथ में जैसे तैसे करके मूर्तियां बनाने का कोशिश करता था। तो वो अपना जो भी एक मूर्ति बनाया है वो बनाने के बाद भी पिताजी को दिखाता था कि पापा इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या मिस्टेक है, आप मुझे बताइए ताकि मैं इसमें सुधार करूं। तो पिताजी भी ठीक वैसे ही उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या क्या मिस्टेक है, सारा कुछ उसको बताते थे और उसी अनुसार वो बेटा उसमें सुधार करता था। तो धीरे धीरे उसकी मूर्तियां अच्छी बनने लग गई और ऐसे ही उसकी मूर्तियां अच्छी बनने लग गई। तो जैसे ही वो अपनी मूर्ति अपने पिताजी को दिखाता था, वो पिताजी उसमें हमेशा कुछ न कुछ कमी निकालते थे। तो बेटा उस कमी को अच्छे से समझकर कि हाँ मुझ में ये प्रॉब्लम है, मैंने ये मिस्टेक किया, उसको एकदम अच्छे से बारीकी से समझकर उन मूर्तियों को एकदम ठीक ठाक अच्छे से बनाने लग गया। तो धीरे धीरे वो बेटा बड़ा होने लग गया। तो उसकी जो मूर्तियां हैं, उसकी बनाई हुई मूर्तियां की प्रशंसा आसपास के गांव में, आसपासों के शहरों में भी होने लग गई और साथ साथ में उसको बहुत अच्छा दाम भी मिलने लग गया उसकी मूर्तियों का। तो वो बहुत खुश था कि हाँ मुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं, अब मैं मेरे पापा से भी ज्यादा कमा रहा हूँ, मेरे पापा से भी ज्यादा प्रशंसा मुझे मिल रही है। इस चीज से वो बहुत खुश था। लेकिन एक चीज जो अभी तक भी नहीं बदली वो ये था कि मूर्ति बनाने के बाद जैसे ही वो बेटा मूर्ति बनाता था, वैसे वो हर बार अपने पिताजी कि इस मूर्ति में क्या कमी रह गई, आप मुझे बताइए ताकि मैं और सुधार करते जाऊं। और पिताजी उसको बताते थे कि ये कमी है, ये सुधार करो, तो वो करता रहता था। ये सिलसिला जारी रहा, दिन महीने साल ऐसे बीतते गए। तो एक दिन बेटे को ऐसे लगा कि मैं हमेशा इतनी अच्छी मूर्तियां बनाता हूँ, गांव शहर के सारे लोग इतनी प्रशंसा करते हैं, इतनी बड़ाई करते हैं, लेकिन मेरे पिताजी हमेशा ही उसमें नुक्स निकालते हैं, हमेशा ही बोलते हैं कि ये कमी है, वो कमी है। वो कभी ऐसे नहीं बोलते कि तुम्हारी मूर्ति एकदम परफेक्ट बनी है, बहुत सुंदर बनी है। तो ये चीज का उसको थोड़ा माइंड में स्ट्राइक हुआ कि पिताजी ऐसे क्यों नहीं बोलते, मुझे हमेशा क्यों टोकते हैं, ये मिस्टेक है, वो मिस्टेक है। तो एक दिन उसने अपने पिताजी को बोल दिया कि पिताजी मुझे लगता है कि मैं आपसे अच्छी मूर्तियां बनाता हूँ, आपसे अच्छे मैं पैसे कमाता हूँ, तो इसमें अब से लेके आज से लेके मैं आपको कभी नहीं पूछूंगा कि ये मूर्ति में क्या कमी है, क्योंकि मेरी मूर्तियों में तो कोई कमी ही नहीं है। तभी तो आस पड़ोस के और इधर उधर के सभी जने प्रशंसा करते हैं, कमी होती तो और लोग थोड़ी प्रशंसा करते, वो लोग नहीं करते, पर आप हमेशा कमी निकालते हो, इसलिए मैं आपको अब से कभी भी नहीं पूछूंगा। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन उस बेटे ने नोटिस किया कि अब उसकी मूर्तियों की इतनी प्रशंसा नहीं होती जितनी पहले होती थी। अब उसके दाम भी नहीं बढ़ रहे, पहले के पहले ही वाले दाम है। तो उसने सोचा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, चलो मैं अपने पिताजी को पूछ के आता हूँ। तो यही सोचकर वो अपने पिताजी के पास चला गया। अब पिताजी को जैसे ही ये बात पता चली, तो पिताजी के एक्सप्रेशन देख के बेटा तुरंत समझ गया कि पिताजी को पक्का पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो उसने अपने पिताजी को पूछा कि पिताजी क्या आपको पता था कि ऐसा होगा? तो पिताजी ने बोला कि हाँ बेटा, मुझे पता था कि ऐसा दिन आएगा। तो बेटा ने बोला कि तो पिताजी आपने मुझे समझाया क्यों नहीं कि ऐसा मत कर, ऐसे हो सकता है। तब पिताजी बोले मैंने तुमको इसलिए नहीं समझाया क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहते थे। वो बोले जो कमियां मैंने तुम्हारी मूर्तियों में निकाली वो इसलिए नहीं निकाली क्योंकि वो कमियों की वजह से ही तुम्हारी मूर्तियां पूरी होती थी। उस समय तुम समझने की स्थिति में थे, इसलिए मैं तुमको समझाता था कि और ज्यादा इम्प्रूव करो। लेकिन जब तुमने अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना ही बंद कर दिया, तुमने सोचा कि मैंने इम्प्रूवमेंट कर लिया, अब मुझ में कोई कमी नहीं है, उस दिन तुमने अपना ग्रोथ भी रोक लिया, उस दिन तुम स्टॉप हो गए। अब फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं कि हम चाहे कितना कुछ भी अचीव कर लें,
पर सीखने का और आगे बढ़ने का स्कोप हमेशा रहता है, इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा ही रहता है। ऐसे नहीं कि हमने बहुत बड़ा ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया यानी मुझे और कुछ सीखना ही नहीं है, मेरा स्टॉप हो गया, वो चीज नहीं होता। जैसे जैसे हम लोग लर्निंग करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा इम्प्रूवमेंट होता रहता है। इसीलिए हमको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझे सब कुछ आता है। अगर हम ये सोचेंगे तो हमारी ग्रोथ वहीं पर रुक जाएगी और हमारे तरक्की के रास्ते आगे और आगे और आगे बढ़ाने के लिए हमको निरंतर प्रयास और निरंतर हमको खुद को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। थैंक यू। आई थिंक सभी को समझ में आया भी होगा और सबके कमेंट्स ही अपने आप बता देंगे कि ये स्टोरी कैसी थी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक्चुअली वाकई बहुत ही सुंदर, और ये समझना वाकई हमारे जिंदगी में अगर कुछ करना है ना तो ये चीज को, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जहां हमारे अंदर ये आ जाता है कि हमें सब कुछ आता है। अब ये नहीं पता है कि इनडायरेक्टली, क्योंकि सामने वाले को अगर ये पता होगा कि ये बोल करके मैंने अपने आप की ग्रोथ रोक दी है तो वो ऐसा करेगा ही नहीं, पर कहीं ना कहीं उसके अंदर अहंकार आ गया है कि मुझे बहुत आने लग गया है, और अहंकार तो कहीं पे भी चला ही नहीं है, किसी का नहीं चला, तो हम तो इंसान है, हमारा कैसे चलेगा। तो उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है। समय से समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, जैसे उस लड़के को समझ में आ गई। तो अगेन थैंक यू सो मच ज्योति जी, आपने बहुत ही सुंदर स्टोरी, और सबके लिए इसमें मैसेज था और बहुत जरूरी भी है हम सबको ये चीज समझना। अभी हमारे पास सिर्फ 2 मिनट बचा है, तो एक बार हम जरूर रिज्वाइन करेंगे। मेनका जी का स्टोरी अभी बचा है, हम सभी रिज्वाइन सेम आईडी पे करते हैं, और बस स्टोरी के बाद हम बहुत फास्ट इसको वाइंड अप करेंगे सेशन को भी, ताकि नेक्स्ट सेशन के लिए भी हमारे पास टाइम बराबर इजीली हमारे पास अवेलेबल हो जाए। ओके, तो प्लीज वापस कनेक्ट करते हैं।